डॉक्टर सुनील कालरा की कहानी क्या है, इस ब्रांड के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जब छोटा था मेरे फादर की छोटी एज में था तभी डेथ। ये आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है प्लास्टिक सर्जरी का? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का फ्यूचर बहुत अच्छा है और मैंने 34 साल में ये अनुभव किया है कि देश से न केवल विदेश से भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेकर। आपने जो अपना ये आउटरीच बढ़ाया, ये कैसे आपने यहाँ तक आप पहुँच पाए? जब हमने चालू किया था मैंने तो उस समय एक्सक्लूसिव प्लास्टिक सर्जरी का कोई सेंटर नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी एक बड़े हॉस्पिटल के जो पेशेंट एक्सपेक्टेशन होता है, मुझे ऐश्वर्या राय जैसे दिखना है, सुंदर बना दो मुझे, तो रियल आउटकम्स आप लोग उनको कैसे समझा पाते हैं और कैसे सेटिस्फाई कर पाते हैं? देखिए, ये ना बहुत बड़ा चैलेंज है कॉस्मेटिक सर्जरी में। जी। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जी जी। कई बार सेलिब्रिटीज के नाक के ले आएंगे फोटोग्राफ, 6 पैक्स के ले आएंगे, किसी के पिंपल है हमको ऐसा बनाना है। तो 90% जले लोग भी आते हैं सर्जरीज करने के लिए, तो कितनी परसेंटेज चांस होती होगी उनकी बच पाने की? 90% बर्न का आप ऐसा समझ लीजिए बचने के चांसेस। ये स्किन बैंक वाला कॉन्सेप्ट जो है आज, तो ये इंडिया में अभी कितना कॉमन है, उसको कितना एक्सपैंड होना चाहिए? अवेयरनेस बिल्कुल, लोग देना नहीं चाहते हैं। इलाज सब कराना चाहेंगे, लेना सब चाहेंगे, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो, तो एक वीना सेंद्रे करके लड़का थी, मतलब पहले तो वो आई बहुत डरते डराते, फिर उसको सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन हुआ और आज वो इतनी अच्छी पोजीशन में है कि वो। डॉक्टर साहब, जो ये मॉमी मेकओवर जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आपसे जानना चाह रहे थे, कैसा होता है? मॉमी मेकओवर एक वर्ड है मदर का मेकओवर। जैसे पहले जो 30-40 साल पहले की जो लाइफ होती थी लड़कियों की। नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा। एंड टुडे वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड and at the same time blessed to have Dr. Sunil Kalra, a dedicated and renowned plastic, cosmetic and burn surgeon of Raipur. 2010 में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित। 2017 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपने अपना नाम दर्ज किया, 30,000 से ज्यादा फ्री क्लेफ्ट एंड पैलेट सर्जरीज करके। छत्तीसगढ़ की शान। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील कालरा जी की, डायरेक्टर ऑफ कालरा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रायपुर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा में। तो सर, 2 लाख से ज्यादा सफल प्लास्टिक सर्जरीज करने के बाद, इतनी बड़ी संस्था के डायरेक्टर होने के बाद, जो आपकी मेडिकल जर्नी रही 34 सालों की, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? डॉक्टर सुनील कालरा की कहानी क्या है, इस ब्रांड के पीछे की कहानी क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं जब छोटा था मेरे फादर की बहुत अर्ली, मैं छोटी एज में था तभी डेथ हुई और हमारी मदर ने हमको पाला पोसा बड़ा किया और उस समय बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। ये स्थिति थी कि हमारे पास एक टाइम खाने का भी पैसा नहीं रहता था जी। तो वो काफ़ी बीमार रहती थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो काफ़ी बीमार थी और उनको गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम था। ये करीब समझ लीजिए 40-45 साल पहले की बात है। और रायपुर बहुत छोटा शहर था, यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो वो काफ़ी महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। तो मैं स्कूल के बाद कई घंटे जाके उनके साथ हॉस्पिटल में वार्ड में बैठता था। तो वहाँ से ही मेरे मन में ये इच्छा हुई कि जब यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है, तो डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये एक इंस्पिरेशन मेरे को वहाँ से आया। और उसके बाद चूँकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी और मैं घर में छोटा था, तो बड़े भाई बहन भी बन सकते थे, पर उन्होंने फिर सेक्रीफाइस करके मेरे को बनाने का प्रयास किया। उन्होंने मेरी हेल्प करी और फिर मैं इस फील्ड में आया। सर, हमने सुना है कि आपने 30,000 से भी ज्यादा फ्री क्लेफ्ट एंड पैलेट सर्जरीज किए। ऑपरेशन मुस्कान के एक जो मुहिम चली थी, इसको लेकर किस तरीके के चैलेंजेस है और कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑपरेशन मुस्कान है, ये एक्चुअली में कटे ओठ और तालू के जो केसेस होते हैं, जो बाई बर्थ होते हैं, उनके ऑपरेशन के लिए होते हैं जी। और जब मैंने यहाँ 34 साल पहले प्रैक्टिस चालू करी तो मैंने देखा था कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, लोगों की पॉवर्टी बहुत है, गरीब बहुत हैं और कोई करने वाला नहीं है। इवन मैं 50 साल 60 साल की उम्र में देखता था कि लोगों के ओठ कटे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं,
माँ है, बाप है, बच्चे हैं, उनके भी वोट कटे हुए हैं, क्योंकि ये हेरिडिटरी होता है। अच्छा। तो उस समय तो बहुत सारी संस्थाएं नहीं थी, तो हम जो लोकल संस्था होती थी, जो समाज कल्याण वाली हो गई, या महावीर समाज वाले हो गए, अग्रवाल समाज हो गए, कुछ सिख समाज हो गए, तो उन समाजों के सहयोग से, रोटरी क्लब्स हो गए, लॉयंस क्लब उस समय बहुत होते थे ये सब, तो उनके सहयोग से हम फ्री कैंप करके इनका ऑपरेशन करते थे। जी। और ये ऐसी चीज है कि आधे 1 घंटे का ऑपरेशन है और ये पूरी आदमी की जिंदगी बदल देती है। जी। उसकी डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है, ठीक से बोलने लग जाता है, उसके साथ जुड़े जो फैमिली के लोग हैं, इट इज जी। खाली पेशेंट नहीं है, उसकी फैमिली है, क्योंकि बच्चे को माँ बाप देखते हैं तो उनको बहुत हीन भावना होती है कि हमारे कारण इसको हो गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं रहती है सच। तो पूरी की पूरी कनेक्टेड लोग हैं, वो जुड़े रहते हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं, तो उनको देख के ये रहा कि इनको करना चाहिए, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट का ऑफर आना चाहिए। तो शुरू में उनसे, फिर बाद में गवर्नमेंट से सहयोग मिला ऑपरेशन मुस्कान के तहत। फिर बाद में मैं अभी 15-20 सालों से स्माइल ट्रेन एक संस्था है, उससे जुड़ा हुआ हूँ, उनके तहत हम फ्री में इनके ऑपरेशंस करते हैं और बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंप है तो कहीं भी कर दिया, अगर पैसा नहीं ले रहे तो कहीं भी कर दिया, पूरी सुविधा के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ और पूरी सेफ्टी के साथ। जी। स्माइल ट्रेन जो आपने कहा, ये ग्लोबल एनजीओ है जी, जो इस मुहिम को चलाती है और बहुत अच्छे से चला रही है, बहुत सालों से चला रही है। अभी जैसे आपके पेशेंट्स देश से, ना केवल विदेश से भी यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, उस पे आपने जो अपना ये आउटरीच बढ़ाया, ये कैसे आपने यहाँ तक आप पहुँच पाए? 90s में मैंने प्रैक्टिस चालू करी। मैं बॉम्बे में था, मैंने पढ़ के दिल्ली, बॉम्बे से फिर मेरे को बाहर जाने का चांस था, पर वापस आना पड़ा क्योंकि हमने लोन लेके पढ़ाई करी हुई थी, उसका भी रीपेमेंट करना था। जी। तो फैमिली रीजन से मेरे को रायपुर आना पड़ा। उसमें रायपुर बहुत छोटा टाउन था, इट वाज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ अलग नहीं था और ये फैसिलिटीज थी नहीं, और लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन होता था कि जो प्लास्टिक सर्जरी है वो सेलिब्रिटीज के लिए खाली है, बड़े लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं वो ही करा सकते हैं। पर इसमें बहुत सारे आयाम है, बहुत सारा स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे लोग हैं जिनमें डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक सर्जरी का जरूरत पड़ती है। तो उस सोच को करके मैंने यहाँ स्टार्ट किया और मैंने यहाँ से ही पढ़ाई लिखाई करी। मदर ने ही मेरे को बताया था कि भाई हम ऐसे गुजरे हैं, उठ रहे हैं, तो अपने को सोसाइटी को भी कुछ पे करना चाहिए और जितना हो सकता है उनको देना चाहिए। तो उनके नाम से भी ट्रस्ट बनाए और उनके नाम से भी किया, उनके जिंदा रहते हैं। और हमारा एम था कि ये एक्सक्लूसिव सेंटर रहे जहाँ प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, माइक्रो सर्जरी जैसे हाथ पैर कट के अलग हो जाते हैं उनको जोड़ने का है, और कैंसर के रिकंस्ट्रक्शन का है, सफ़ेद दाग हैं और इस प्रकार की जन्मजात विकृतियां हैं, चेहरे के फ्रैक्चर्स हैं, ये सभी प्रकार की चीज़ें हो। तो उसको एम में रख के हमने ग्रेजुअली एक छोटे से सेटअप से लेकर फिर एक बड़े सेटअप पे आए और इसमें हम चाहते थे कि बाहर के लोग भी इससे जुड़े। और जब हमने चालू किया था मैंने, तो उस समय एक्सक्लूसिव प्लास्टिक सर्जरी का कोई सेंटर नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी एक बड़े हॉस्पिटल का एक पार्ट होती थी। प्राइमरीली लोग प्लास्टिक सर्जरी कराने कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। उनको समझता था कि ये बाद की सर्जरी है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस में, जरूरत वाले केसेस में प्लास्टिक सर्जरी बाद में की जाती है, पहले डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट नहीं होता था। तो ये भी लोगों की जो भ्रांतियां थी वो मैंने दूर करी कि अब उनको लगता था कि मैंने एक्सक्लूसिव प्लास्टिक सर्जरी के सेंटर पिछले 34 साल से चला रहा हूँ और ऊपर वाले की मेहरबानी से बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, लोगों को लाभ भी हो रहा है। तो ये करते हुए फिर ऐसा था कि हम एक अच्छा सेंटर इसको मैंने बनाया 2000 में। तो हमारा एम है कि कम से कम खर्चे में एक छत के नीचे सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी विद अच्छी क्वालिटी के साथ दी जाए। अच्छा, एक व्याख्यान मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने एक प्लास्टिक सर्जरी को लेके अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बाइक से आप जांजगीर से जगदलपुर तक ऑन योर ओन ये अवेयरनेस फैलाने के लिए निकले थे। उसका कुछ एक हमें जस्ट बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मालूम नहीं था, उस समय ऐसे कोई सोशल मीडिया नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था जिसके थ्रू हम लोगों को बता पाए, और ऐसे
उस समय स्लाइड सिस्टम होते थे अच्छा। या ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होते थे दिखाने अच्छा। के लिए। तो मेरे एक दोस्त है यहाँ डॉक्टर देवांगन, वो गांव के हैं, वो यहाँ जी। पर जॉब में थे, जी। गवर्नमेंट जॉब में, और उनको जी। पूरे आसपास के बारे में मालूम था। तो उस समय नई नई 90 के समय हीरो होंडा की मोटरसाइकिल्स निकली थी, तो वो मैंने एक ली थी, और उसमें हम दोनों बैठ के दूर दूर गांव जाते थे। मैंने बिलासपुर गए, फिर कोरबा गए, जांजगीर चांपा, इस तरफ राजनांदगांव, इधर जगदलपुर, इधर महासमुंद, और वहाँ पर जो छोटे छोटे डॉक्टर्स के जो ग्रुप थे जी। उनमें मैं जाता था। दिन में फ्री कैंप करता था कि फ्री में पेशेंट्स ऐसे ऐसे होंगे, उनको कर दिखाना है। जी। जी। और रात में लेक्चर्स देता था डॉक्टरों को कि ये प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें ऐसा हो सकता है, ये पहले की फोटो है, इनके बाद के फोटो ऐसे हैं, हाँ। और अगर किसी का अंग कट जाए तो कैसे उसको प्रिजर्व करके लाना है। पहले के अंग किसी का कट जाता था तो उंगली कट गई तो लोग वो पान बांध के जैसे रखते हैं ना, वैसे पान पेपर में लपेटा, जेब में रख के ले आए, तो अंग खराब हो जाते हैं, उनको 6 घंटे तक बर्फ पे रखना पड़ता है। तो वो एक अलग अच्छा एक्सपीरियंस था, उसमें मेरे को बहुत अच्छा भी लगता था। नई ब्रांच थी, लोगों को भी एक नया एवेन्यू देखने मिलता था। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप लोग फ्री कैंप्स लगाते थे ऐसे गांव गांव में और इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करते थे, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो पाती थी? शुरू से मैंने ये ध्यान रखा है कि हम गांव में सर्जरी नहीं करते, हम जाते हैं वहाँ कैंप्स करते हैं, वहाँ से पेशेंट सेलेक्ट करते हैं, फिर जो लोकल संस्थाएं जो हेल्प करती है उनके थ्रू उन पेशेंट्स को बुलाते हैं, और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री करते हैं। अच्छा। और फ्री करके उनको वापस, क्योंकि इससे क्या क्वालिटी ठीक रहती है। अगर कोई केस खराब हो तो इन्फेक्शन ना हो, कोई प्रॉपर देख रेख हो, तो इसलिए हम उसको अपने रायपुर में बुला के यहाँ। तो अभी 34 साल के करियर के दौरान अब प्लास्टिक सर्जरी को लेकर किस तरीके के और ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग ऑलरेडी अडेप्ट कर चुके हैं, और आगे आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर है प्लास्टिक सर्जरी का? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और मैंने 34 साल में ये अनुभव किया है कि देखिए, पहले जो प्लास्टिक सर्जरी थी वो नीड बेस्ड बहुत थी। अच्छा। जैसे किसी का जन्मजात दाग हो गया, सफेद दाग है, काले दाग है, या गुलाबी कलर के हिमेंजियोमा के दाग हैं, या किसी की नाक बहुत टेढ़ी है, किसी का जबड़ा टेढ़ा है, मुंह नहीं खुल रहा है, हाथ टेढ़े हैं, पैर टेढ़े हैं। पर जिस आदमी में ये डिफॉर्मिटी है वो घुट घुट के जीता था, दब के जीता था, तो वो करेक्शन ज़्यादा होते थे। फिर धीरे धीरे मीडिया से, अवेयरनेस से, आप लोगों के कारण, दूसरा बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइंस हैं उनके कारण ये कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत पॉपुलर हुई, और उसका मेनली जो है ना, मेन कॉन्फिडेंस के लिए रहता है। मैंने हम सोचते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी या सुंदरता की सर्जरी लोग अपने लिए कराते हैं, पर रादर मैं बोलता हूँ कि ये लोग अपने कॉन्फिडेंस के लिए पहले कराते हैं, दूसरों को फायदा बाद में होता है। जी। तो उनको एक बार कॉन्फिडेंस होता है तो उनकी लाइफ बदल जाती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये बहुत हुआ है। ये ऐसी बात है कि पहले लोग जो सोचते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी बॉलीवुड वाले या हीरो हीरोइंस हैं, पैसे वालों की है, तो वो अब मिडिल क्लास, लोअर क्लास में आ गई है। ये अब एक नीड हो गई है, अभी लग्जरी नहीं रही। जैसे पहले कार थी वो लग्जरी थी, आज नीड है। तो वैसे कॉस्मेटिक सर्जरी एक नीड हो गई है, जरूरत हो गई है, हर किसी की जरूरत है, कोई भी जॉब हो उसमें जरूरत है। तो ये एक बहुत चेंजेस आया है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। पहले लोग कराते थे, छुपा के कराते, बताते नहीं थे। अब लोग शेयर करते हैं, उससे डरते नहीं कि हाँ मैंने ये कराया, मैंने अपने डिम्पल बनवाए, मैंने गोरा हुआ, या मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, मैंने 6 पैक्स बनाए, मैंने अपनी चेस्ट की सर्जरी कराई। तो ये जो चलन है लोगों का शेयर करने का सोशल मीडिया से, और थोड़ा ओपननेस और एक्सेप्टेंस, तो इससे काफी कॉस्मेटिक सर्जरी को बूस्ट मिला है। और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे जो टेक्नोलॉजी आई है नई नई, जिसमें क्या है कि लोग चाहते हैं कि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हॉस्पिटल में। तो बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं जो डे केयर सर्जरी बोलते हैं, जिनको हम लंच आवर सर्जरी बोल सकते हैं, और ब्रेक सर्जरी बोल सकते हैं। वो आते हैं, कराते हैं और चले जाते हैं मिनटों में। जैसे 15 मिनट है, 20 मिनट है, जैसे फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, लेजर ट्रीटमेंट है ना, तिल के हैं, मुहासों के हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं जो 1-8 घंटे में हो जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट है, कुछ लाइपोसक्शंस हैं, जो मेल चेस्ट की सर्जरीज हैं, ये 4-5-6 घंटों में लोग करा के चले जाते हैं, तो डे केयर में हो जाती है। तो उनका टाइम भी बचता है और तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन इसमें एक चीज जो मैं पूछना चाह रही थी कि जो पेशेंट एक्सपेक्टेशन होता है
और मतलब जो रियल आउटकम होता है, इसको आप लोग कैसे बैलेंस करके चल पाते हो? क्योंकि वो भी अपने फेवरेट सेलेब्स को देखकर आ जी, रहे हैं जी, कि जी। मुझे ऐश्वर्या राय जैसे दिखना जी, है, जी, सुंदर जी। बना दो मुझे। तो रियल आउटकम्स आप लोग उनको कैसे समझा पाते हैं और कैसे सैटिस्फाई कर पाते हैं देखिए, ये उसको? ना बहुत बड़ा चैलेंज है कॉस्मेटिक सर्जरी में, जी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ। और कई बार पिक्चर में ऐसा दिखा देता है कि प्लास्टिक सर्जरी हुई, एक से दूसरा सुंदर चेहरा बन गया। हाँ। तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जी, जी। कई बार सेलिब्रिटीज़ के नाक के ले आएँगे फ़ोटोग्राफ्स, किसी के हाँ, सिक्स पैक्स के ले आएँगे, किसी के नोज़ के ऐसे ले आएँगे, बना किसी दो। के लिप्स है, किसी के डिंपल है, हमको ऐसा बनाना है। हुँ। तो काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कॉस्मेटिक सर्जरी में। जी। और कई बार वो बोलते हैं कि हमको आप मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर से दिखा दो। हाँ, अच्छा। अच्छा, सॉफ्टवेयर में आपने दिखाया, पर एक्चुअल में वो 3 डायमेंशनल होते नहीं थे पहले के हाँ, सॉफ्टवेयर, 2 जी। डायमेंशनल होते थे। जी। तो लोगों में कन्फ्यूज़न बहुत पैदा होता था। तो हाँ, फिर कोर्ट ने इसको बैन किया कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, अच्छा। इससे कन्फ्यूज़न्स होता है। हुँ। तो काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है, उनको बताना पड़ता है कि आप ऐसा नाक सुधरवा रहे हैं, ये ठीक है, आपके चेहरे के लिए ये ठीक रहेगा। हुँ, और ऐसा अगर नाक उनका, इस हीरोइन का नाक आपके चेहरे में लगाएँगे तो हो सकता है अच्छा ना दिखे। हाँ। तो वो उनके एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में बताना पड़ता है। हुँ, पर इसके बावजूद अगर कोई नहीं समझता है, कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं कि बहुत माने पैशनेट होते हैं अपने हुँ। फेस के प्रति, अपने बॉडी के प्रति। तो जी, कई बार हम उनका साइकेट्रिक इवैल्यूएशंस भी कराते हैं जी, जी, कि इनको करना चाहिए कि नहीं, कि जी, बाद में सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं। जी। उस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, और काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इसके जैसे आपने अभी बताया लाइपोसक्शन करते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करते हैं या क्या बोलते हैं उसको मेल का जो गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया करते हैं, तो इनके क्या कुछ इल इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल के आते हैं या सर्जरी के बाद कुछ पर्टिकुलर उनको ध्यान देना होता है, अपनी बॉडी को लेकर केयर एक्स्ट्रा करना पड़ता है या कुछ? देखिए, हर सर्जरी के अपने एक प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। हुँ। सबसे पहले तो हमको ये असेस करना है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस है वो उसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो उसको हुँ, अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं। हुँ, और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए। जी, मैंने जी। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, ये आजकल बहुत क्वैकरी बहुत हो गई है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बहुत आ गए हैं, जी। कॉस्मेटोलॉजी बन के आ गए हैं, हाँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो जी, गए जी, हैं। जी। तो इसके लिए हमारा जो एस्थेटिक सर्जरी का जो एसोसिएशन है, हाँ। उन्होंने भी एक लिस्ट वेबसाइट जारी करी है कि ये डॉक्टर्स जो है ये क्वालिफाइड हैं, इन्हीं से कराएँ। जी। तो एक तो लोग आजकल नेट में वो भी देखते हैं। हुँ, साफ-सुथरा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें। जी। फिर हर केस के हिसाब से इनकी केयर होती है, पोस्ट अच्छा। ऑफ केयर होती है। हाँ, वो हाँ। केयर करना हमको ज़रूरी होता है, जी। तब हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जी। अगर केयर में कमी रहेगी तो रिज़ल्ट में कमी होगी। हुँ, और अगर कोई भी चीज़ें फ़ॉलो-अप में हम बुलाते हैं तो प्रॉपर आएँ और देखें, हुँ, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। जी। तो फिर हम क्या है कि इनके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो या ब्रेस्ट के साइज़ कम करना हो, टाइट करना हो, या मेल ब्रेस्ट है उनका करेक्शन करना है, सिक्स पैक्स बनाने हैं। तो ये सब चीज़ों में फिर प्रॉपर अगर ये ध्यान रखें तो अपने को दिक्कत नहीं है। जी सर। तो ये सारी जो सर्जरीज़ रहती हैं, ये लॉन्ग टर्म तक वैसे मेंटेन्ड इंटैक्ट रहती हैं? हाँ, देखिए, कई सर्जरीज़ हैं वो परमानेंट होती हैं। जैसे हाँ। हमने किसी का नाक अगर ठीक कर दिया है हुँ, या चेहरे के शेप को अगर ठीक किया है, हुँ, तो वो परमानेंट होता है। हुँ, हुँ, अब अगर किसी का हमने सिक्स पैक्स बनाया है, हुँ। तो उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो वेट गेन कर लेगा तो पैक्स जो हैं वो उतने अच्छे दिखेंगे नहीं नहीं, दिखेंगे। डिसअपीयर हो जाते हाँ, हैं या जी। फिर रीडू करना पड़ता है जी, उसको। जी, जी। उसी प्रकार से अगर ब्रेस्ट की सर्जरी है, अगर ब्रेस्ट का हमने इन्लार्जमेंट कर दिया तो उस साइज़ का परमानेंट रहेगा। हुँ, पर विथ ऐज कई सालों के बाद हुँ, एजिंग के हिसाब से लूज़नेस अगर आती है, तो उसको टाइट करना पड़ सकता है। जी, पर जी। अदरवाइज़ इम्प्लांट डालते हैं तो वो फॉर परमानेंट जैसे ही रहता है, अनलेस अंटिल अगर कुछ उसमें अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ना ना आए। हो। तो वैसे ही अगर एजिंग की जो सर्जरी होती है, जो उम्र की होती है, जैसे झुर्रियाँ हो गई हैं, हाँ, जो एस्थेटिक सर्जरीज़ एस्थेटिक्स में होती है, हैं। जी। तो झुर्रियाँ परमानेंट दूर नहीं होती है। उसको हम अच्छा। दूर करते हैं, उसको हम लेज़र करते हैं, उसमें बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, फेस लिफ्ट है, हुँ, थ्रेड लिफ्ट है, ऐसे अलग-अलग टेक्नोलॉजी तो है। उनको रीडू करना पड़ता होगा उनके कुछ? हिसाब से किसी का असर 6 महीने होता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 5 साल होता है। स्किन टू तो स्किन। माने
प्रोसीजर के हिसाब से प्रोसीजर और बॉडी टू बॉडी टू तो बॉडी, उनको अपने को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि एज को हम रोक नहीं सकते पर उसके दिखने वाली चीजों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जी। तो उनमें हमको कुछ साल के बाद करना पड़ता है। ये अलग अलग प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के हिसाब से पेशेंट को बताना पड़ता है ये लॉन्ग लास्टिंग कितनी है और इसका कितने साल तक असर रहेगा और इसको कितने बार हमको आगे की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि डॉक्टर साहब अपन ये फिलर्स वगैरह डालते हैं, लेजर करते हैं, ये सेफ है? मतलब कुछ केमिकल्स अपन अपनी स्किन में इंसर्ट कर रहे हैं तो ये देखिए केमिकल वैसे बाय एंड लार्ज हम बताते हैं इट इज वेरी सेफ। खाली सेफ हैंड से लगवाना चाहिए, डॉक्टर से, ट्रेन डॉक्टर से लगवाना चाहिए। इनके कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी ये आर्टरीज में डायरेक्ट चला जाए तो नुकसान कर सकता है। तो एक्सपर्ट जो रहते हैं ना उनको समझ में आता है, वो ऐसे टेक्निक से करते हैं कि दिक्कतें नहीं के बराबर। क्योंकि आजकल हम ब्यूटी पार्लर्स वाले भी दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। वही ब्यूटी पार्लर्स हैं, कोई छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, छोटे क्लिनिक खोल लिए हैं, तो उसमें भी ये सब प्रोसीजर्स करते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर टेक्निक बदनाम होती है। लोग सोचते हैं नहीं ये फिलर खराब है, बोटॉक्स खराब है, ये हेयर ट्रांसप्लांट खराब है, इसमें ये इन्फेक्शन हुआ तो ये प्रॉब्लम है। तो ये नहीं देखते कि किसके द्वारा किया गया और पेशेंट ने उसकी फॉलो किए कि नहीं बात के प्रोटोकॉल्स। तो ये इम्पोर्टेंट, इसलिए इसमें अवेयरनेस चाहिए। कई बार लोग छोटे छोटे कम पैसों के लिए या क्या है कि जो डिस्काउंट्स और ये जो ऑफर होते हैं उसके थ्रू कैरिड अवे हो जाते हैं और करवा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। तो जैसे कि कालरा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में जो हमारा सुपर बर्न यूनिट है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट सुपर बर्न यूनिट बिकॉज ऑफ हेपा फिल्टर एंड लेमिनार फ्लो। तो सबसे पहले तो व्हाट इज हेपा फिल्टर एंड लेमिनार फ्लो? देखिए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि बर्न्स यूनिट इंडिया में बहुत कम है। अच्छा। प्राइवेट में तो बहुत ही कम है, माने बहुत ही कम लोग करते हैं। एक बॉम्बे में ट्रस्ट के नेशनल बर्न्स यूनिट है, जो मेरे एक फ्रेंड है डॉक्टर सुनील केशवानी जी, उनकी है, बहुत अच्छी थी, ट्रस्ट का था, वो लोग इसको यूज करते थे। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बर्न्स यूनिट जो अपन बोल सकते हैं वो हमने यहाँ पर रायपुर में चालू किया उनके सहयोग से, उनके गाइडेंस में। और इसमें ये रहता है कि जो लेमिनर फ्लो और जीरो बैक्टीरिया जो सिस्टम होता है, इसमें जो एसी के जो सिस्टम होते हैं, इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट होती है, उनमें अलग अलग फिल्टर्स लगाते हैं। वो इतने माइक्रो फिल्टर्स होते हैं कि फिर बैक्टीरिया जो है हवा में नहीं आते हैं। तो बर्न्स में मेन प्रॉब्लम होता है कि बाहर की जो हवा है उसके इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में चले जाते हैं, क्योंकि स्किन जल जाती है तो अपना स्किन का बैरियर हट गया है, तो बाहर के बैक्टीरिया जो अभी चारों तरफ है वो अंदर चले जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस यूनिट में क्या होता है कि हर समय फ्रेश एयर आती है और पूरी की पूरी जो हेयर यहाँ की वो बाहर चली जाती है, फिर फ्रेश एयर आएगी वो चली जाएगी। नॉर्मल एसी या ऑपरेशन थिएटर के जो एसीज होते हैं उनमें 35-15% की जो एयर है वो सेम रोटेट होते रहती है। अच्छा। तो वही एयर भी आती है, बाहर की भी आती है, उसमें थोड़े इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। पर ये इस प्रकार के जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती हैं जिसमें हेपा फिल्टर, लेमिनर फ्लोज ये लगे रहते हैं, तो इसमें हर समय 100% प्योर एयर आती है। तो इससे इन्फेक्शन रुकता है, इससे हमारे को बर्न्स के जो केसेस होते हैं उनको बचाने में और उनके ट्रीटमेंट में बहुत सहयोग मिलता है। तो इससे बेहतर जल्दी रिकवर करते हैं बर्न पेशेंट्स। बर्न्स में मेन प्रॉब्लम इन्फेक्शन का होता है। अगर इन्फेक्शन ना हो तो क्या जल्दी रिकवर करते हैं, जान की खतरा जो है, जो लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती है वो नहीं होती है। तो इससे हम काफी छोटे बच्चे जो बहुत जल गए हैं या 70-80% वाले बर्न है, इवन 90% बर्न्स भी हमने बचाए हैं अपनी यूनिट में। नहीं तो नॉर्मल कोर्स में 40-45% से ज्यादा अगर जल गया तो उसका बचना मुश्किल होता है। तो ये यूनिट रखने से ये हमको बहुत फायदा मिला है, बहुत लोगों को हमने इसमें नई जिंदगी दी है और बचे हैं काफी। तो ये जो सुपर बर्न यूनिट को रन करना भी एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता होगा। देखिए ये बहुत ही कॉस्टली है, एक्चुअली में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बर्न्स यूनिट पूरे इंडिया में है नहीं, प्राइवेट में भी नहीं है। कोई भी बड़े हॉस्पिटल्स हो, चाहे अपोलो हो, मेदांता हो या कोई भी नारायणा हॉस्पिटल हो, कोई भी बर्न यूनिट नहीं चलाता क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। और ये बर्न जो है ना गरीबों में ज्यादा होता है, महंगे इलाज है और कोई गारंटी नहीं होती कि पेशेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसलिए लोग चलाते नहीं है, कॉमर्शियली ये वायबल नहीं है। अब चूंकि मेरा शुरू से ही उद्देश्य था कि यहाँ की जनता की सेवा करना है
यहाँ के लोगों को बेहतर देना है, बेस्ट देना है, तो ये हम्म, पार्ट ऑफ वो है। हमारा यूनिट जो है, हमको उसी से हमारे खर्चे नहीं निकलते, हम अपने दूसरे खर्चों से इसको मीट आउट करते हैं। जी जी। क्योंकि ये अदरवाइज वायबल प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। अगर ये वायबल होते हैं तो बहुत सारी बर्न्स यूनिट खुल बहुत जाती सारे होते हैं, राइट। तो जैसे आपने अभी बताया कि 90% जले लोग भी आते हैं सर्जरीज करने के लिए, तो कितनी परसेंटेज चांस होती होगी उनकी बच पाने की, और वो कितनी लंबी सर्जरीज चलती होंगी आप लोगों की? नहीं, देखिए जो 90% या 100% बर्न्स है ना, ये तो काफ़ी आते हैं। और इनके शुरू में तो सब ट्रीटमेंट दवाइयाँ, इंजेक्शन और उससे ही होती है, सर्जरी थोड़ी बाद में होती है। अच्छा। और 90% बर्न का आप ऐसा समझ लीजिए, बचने के चांसेस 90% नहीं थे। जी बहुत कम लोग बच पाते हैं। जी जी। और जैसे जैसे क्या है कि परसेंटेज कम होता जाता है, पढ़ने के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ये इस प्रकार का आईसीयू रखें, 24 घंटे की सुविधाएं रखें, मॉनिटरिंग रखें, और फिर आजकल बहुत स्पेशल ड्रेसिंग्स मटेरियल आ गए हैं। अच्छा जी। फिर आजकल हमारे पास जो पहले सुविधाएं नहीं थी, स्किन बैंक की सुविधा है। स्किन बैंक, तो राइट। स्किन बैंक से क्या होता है कि ये जो गहरे जले हुए पेशेंट होते हैं, ज़्यादा जले हुए रहते हैं, इनके कुछ कुछ हिस्से जो बहुत डीप रहते हैं, उनको जितना जल्दी हम निकाल के उसके बदले दूसरी स्किन लगा दें, जी तो उतना ही उनकी जान को खतरा धीरे धीरे कम होता है और उनके बचने के चांसेस बढ़ते हैं। इनको प्राइमरी एक्सीजन, अर्ली एक्सीजन का नाम हम लोग देते हैं। और पहले जब स्किन बैंक नहीं था, तब रिलेटिव्स जो रहते हैं पेशेंट्स के, उनकी स्किन लेके लगाते हैं, क्योंकि ये जो स्किन होती है, ये टेम्परेरी जान बचाने के लिए काम आती है। अच्छा। ये जैसे किडनी है या लीवर है या हार्ट है, इनका जो डोनेशन होता है उसके जैसा नहीं है अच्छा। कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हो, रिलेटिव्स ही दे सकता है, ब्लड रिलेशन ही दे सकता है, ऐसा इसमें अच्छा, कुछ कोई नहीं भी है। किसी को कोई भी दे भी किसी सकता को है। दे सकता है, ये टेम्परेरी काम आती है। और ये जो स्किन जो हम स्किन बैंक में यूज करते हैं, वो 5 साल तक काम आता अच्छा, जैसे मैं है। किसी को स्किन दे रही हूँ, जी, तो मेरी स्किन वापस कब तक आ जाएगी? वो आपकी 8-10 दिन में आ जाती है। 8-10 दिन में 8-10 दिन में स्किन आ जाती है। हाँ, कलर आने में थोड़ा सा टाइम टाइम लगता है। लगता है जी। तो 5-7 दिन, 10 दिन के रेस्ट में आप पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती हो। अच्छा। फिर अगर किसी के घर में डेथ हो गई है, अगर वो स्किन देना चाहता है, तो हमारे यहाँ सुविधा है कि हमारे को एक फ़ोन कॉल करेंगे, जो अच्छा। नंबर दिया रहता है, हमारी टीम उनके घर जाती है, उनसे एक कंसेंट लेती है, उनका एक ब्लड टेस्ट लेती है, उनका एक डेथ सर्टिफिकेट देखती है, और वो अगर तैयार रहते हैं तो हमारी टीम जो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डर्मेटोम्स और ये सब लेके जाती है, और उनकी पीठ से और जांघ से पतला, जैसे हम आलू को छीलते हैं, वैसे स्किन को छील के उसको एक ग्लिसरॉल, एक सोल्यूशन होता है, उसमें डाल के लेके आ जाती है। अच्छा। फिर यहाँ पर प्रोसेस करके उनको हम स्किन बैंक में रखते हैं, जो 5 साल तक काम आती है। अच्छा, अब डेड बॉडी के कितने टाइम तक वो स्किन अपन 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर निकालना होता है। ये स्किन बैंक वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये अच्छी चीज सीखी हमने। तो ये इंडिया में अभी कितना कॉमन है और उसको कितना एक्सपैंड होना चाहिए? देखिए, इंडिया में अभी काफ़ी हो गए हैं, मेरे ख्याल से 25-30 तो स्किन बैंक होंगे ही। और बॉम्बे और उधर से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि जो डॉक्टर केशवानी जी हैं, सुनील केशवानी, बॉम्बे के, उनके ही गाइडेंस में हमने ये सब भी सेटअप किया। और मेन अभी क्या है कि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, अवेयरनेस नहीं है। लोग देना नहीं चाहते हैं, इलाज सब कराना चाहेंगे, लेना सब चाहेंगे, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। पेनफुल प्रोसीजर लग रहा है वो पेनफुल सुन बहुत के। नहीं है, 1-2 दिन का ही पेन रहता है, बहुत सिंपल है। ऑफ कोर्स 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है उनको, बाकी ऐसे कोई परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, जिसके कारण लोग दे नहीं रहे। जैसे एक समय में लोग ब्लड नहीं देते थे, आज ब्लड के लिए दिक्कत नहीं होती है, आज कोई भी दे देता है। तो मैं सोचता हूँ कि आगे चल के ऑर्गन डोनेशन का भी जो अवेयरनेस हो रहा है, अभी किडनी की है, लीवर की है, लोग अब देने तैयार हुए हैं, स्किन का भी है। देर से देर कुछ सालों में मेरे को लगता है अच्छी अवेयरनेस आ जाए जी। तो अच्छी अवेयरनेस आ जाएगी तो हमको इसका फायदा, हमारे जले हुए पेशेंट्स हैं, बर्न पेशेंट हैं, इनकी जान बचाने को। जैसे आप लोग की 19 घंटे 20 घंटे या कभी कभार, जैसे मैंने पढ़ा था आपका कि 2-3 दिन 4 दिन तक की भी सर्जरीज चलती है, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि अगर कोई मिसहैप हो गया या द सर्जरी टर्न्स द अदर वे राउंड, तो आप लोग उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं फिर? देखिए, प्लास्टिक में कई सर्जरीज होती हैं जो 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे चलती हैं। जैसे कैंसर है, उन्होंने कैंसर को निकाला, फिर उसके दूसरी जगह से मांस लेके उसको बनाया,
या कई बार पेट की हर्निया है और फैट निकालना है और पेट को काफ़ी स्मूथ करना है, लाइपोसक्शंस करना है, लाइपेक्टमी करना है, एब्डोमिनोप्लास्टी करनी है, ये फ्री फ्लैप बोलते हैं हम, रिकंस्ट्रक्शन जो है, ये सर्जरी काफ़ी लंबी होती है, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ऐसी चलती है। फिर ये जो माइक्रो सर्जरी होती है, मान लो किसी का अंग कट के आ गया है, अब हमको हाथ को पूरा जोड़ना है, उंगलियां कट के आगे जोड़ना है, ये 8-8 10-10 घंटे ऐसे चलती है। कई बार जो खून की नसों को हम जोड़ते हैं तो होस्ट को पूरा वॉच करना पड़ता है कि दोबारा उसमें ब्लड क्लॉट ना हो जाए। तो कभी अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो फिर से हमको खोलना पड़ता है। ऐसा कई बार हुआ है कि हमने दिन भर ऑपरेशन किया, रात में उसकी नसों में प्रॉब्लम है, फिर रात भर उसको ठीक किया, फिर दूसरे दिन हमको दूसरे और काम करने हैं, फिर अगर उसमें प्रॉब्लम आया तो फिर उसको करेक्ट किया। तो ऐसा कई बार लगातार चलते रहना पड़ता था। एक समय था कि हमने 3-3 4-4 दिन लगातार काम किया है। उस समय हम अकेले होते थे। अब का समय ऐसा है कि अब काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लोग अब प्लास्टिक सर्जरी में आ गए हैं, तो टीम बन जाती है, तो कई बार लोग टीम वर्क के जरिए काम करते हैं। जी। तो इसमें फिर क्या है कि लोगों को उतनी थकान नहीं होती है। पर जब मैंने स्टार्ट करी थी, मैंने अपने करियर में अकेले ही ये सब काम किया है, या कोई हेल्प भी नहीं मिलती थी, छोटी जगह थी। अब पिछले 5-10 सालों से कुछ प्लास्टिक सर्जन जो है ज़्यादा आने लगे हैं, तो टीम बनने लगी है। तो इसलिए क्या है कि पहले हमको बहुत स्ट्रगल लगता था। जी। अब टीम है तो कोई ना कोई एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ाते हैं, पर ये वॉच कंटिन्यूस रखनी पड़ती है। कई पेशेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत उसको करेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर आगे चल के रिजल्ट्स नहीं आते। तो जैसे पहले आप अकेले करते थे, अकेले सर्जरीज हैंडल करते थे, तो उस टाइम की कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी जो आपको अभी तक आपके जहन में है, जिससे अभी जिसको सोच के अभी भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी कोई स्टोरी है, कोई पेशेंट स्टोरी? पेशेंट्स की देखिए मैडम बहुत सारी स्टोरी है। 34 साल में तो इतनी स्टोरीज हो गई हैं। एक जैसे मैं दिन भर का ऑपरेशन करके 9-10 बजे फ्री हुआ था, तो उसी समय एक पेशेंट है, उनके दोनों हाथ कट के लेके आ गए वो। तो कटर मशीन में कट गए थे। वो बुक बाइंडिंग और कटिंग मशीन होती है, उसमें बाइंडर उनका कटर ऊपर लटका रहता है और नीचे असेंबल करते तो वो गिर गया उसके बाद, और दोनों हाथ यहाँ से कट के आ गए। अब उनको करना ही था, उसी समय करना पड़ता है, क्योंकि कट के आया ना 4-6 घंटे के अंदर जोड़ना है, नहीं तो आप नहीं जोड़ सकते। अच्छा। और वो 1.5-2 घंटे में आ गया था मंदिर रिसोर्ट से। अच्छा। तो मैंने फिर उसको 11 बजे लिया उसको, और रात के 2 बजे तक एक हाथ को जोड़ा, एक हाथ को फ्रिज में रख दिया। अच्छा। फिर उसके बाद दूसरे हाथ को लिया और उसको सुबह 7 बजे खत्म किया। और उस समय ऐसा था कि ब्लड बैंक रायपुर में बहुत कम थे, उसका बी निगेटिव ब्लड था, और एक दिन पहले ही मैंने एक बड़े हॉस्पिटल में खून की नसों का एक ऑपरेशन किया था, तो बी ब्लड ग्रुप पूरा खत्म हो गया था शहर का। अच्छा। तो ब्लड मिला ही नहीं, तब भी हमने रिस्क लिया। हमने बताया हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी 5-6 नसें जोड़नी पड़ती हैं, फिर चेक करना पड़ता है, थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो हमने उसको पूरा जोड़ा, बिना चेक किए उसको ड्रेसिंग बांध दी, और सीधा 2 दिन बाद ही खोला, ऊपर वाले के भरोसे। अच्छा। पर चांस की बात है कि दोनों हाथ उसके बच गए, दोनों हाथ बच गए। और वैसे ही एक लड़की थी जिसका जबड़ा बहुत भयानक था एकदम, बचपन से ही। उसको क्रिश्चियंस के कई छोटे छोटे इनके जो रहते हैं, शेल्टर्स होम रहते हैं, वहाँ उसको पालते थे। उसको स्कूल कोई जाने नहीं देता था। उसका दरियाई घोड़ा जो रहता है, हिप्पोपोटामस जैसा चेहरा था उसका। अच्छा। तो उसको देख के लोग भाग जाते थे। वो बेचारी ढक के बाहर निकलती थी, स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते थे। तो उसको हमने फ्री में कैंप में किया, अपना ब्लड दिया, उसको फ्री में कराया, और लगता नहीं था कि वो बच के जा पाएगी, लेकिन वो ठीक रही, बाद में पढ़ी और कॉलेज भी गई। और वाकया है जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं जो, हाँ, जी, है ना, तो एक वीना सेंद्रे करके लड़की है, लड़का थी मतलब पहले। हाँ, जी, जी। तो वो आई बहुत डरते डराते कि मैं सेक्स चेंज ऑपरेशन में काफी समय से करता रहा हूँ, पर ये क्या है, लोग शेयर नहीं करते, हम भी शेयर नहीं करते हैं, और कम लोग कराते हैं, है ना। तब ये क्या है कि आई थी कि मेरे को मैं लड़का हूँ, पर मेरे को लड़की जैसे बनना है, मेरा मन उल्टा है, शरीर वैसा है, घर वाले समझते नहीं है, बाहर वाले समझते नहीं है, सोसाइटी भी नहीं समझती ऐसे लोगों की, एक लड़का लड़की जैसे बिहेव करेगा। जी, जी, तो जी, और घर वाले भी नहीं मानते कि लड़का है लड़की जैसे कर रहा है। उसकी बहुत काउंसलिंग करी, फिर हमने उसका प्लान किया ऑपरेशन करने का, फिर उसको सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन हुआ, और बहुत खुश हुई, बहुत चेंज हुई। और वो
आप समझिए कि फर्स्ट ट्रांस क्वीन ऑफ इंडिया रही। इंडिया की पहली ट्रांस क्वीन बनी। हाँ। इंटरनेशनल में वो 6th पोजीशन में थी जी। और आज वो इतनी अच्छी पोजीशन में है कि वो छत्तीसगढ़ फिल्मों की हीरोइन है। क्या अचीवमेंट है। हाँ, तो वो आप उनको देख के एक जो सेटिस्फेक्शन लगता है। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे वाकया हैं, क्योंकि मेनली हमारा जो कॉस्मेटिक सर्जरी है इसमें 80-85% वर्क लोगों की क्वालिटी सुधारना है। हाँ, तो बहुत सारे हमारे ऑपरेशन से लोगों की जो शादियां हैं वो हुई जो नहीं हो पा रही थी। कई ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनकी शादियां जिनकी टूटती थी वो बच गई। तो ऐसे बहुत सारे वाकयास हैं, ये 3-4 मेन है। ट्राइबल कम्युनिटीज में या रूरल एरियाज में जो या अनसर्व्ड पॉपुलेशन के बीच जब आप लोग कैंपेन्स करते थे, अवेयरनेस कैंपेन्स, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके के चैलेंजेस आप लोग फेस करते थे? देखिए वो बहुत रिमोट एरियाज होते थे, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती थी, डॉक्टर्स भी नहीं रहते थे, कुछ समाज सेवी संस्थाएं रहती थी, तो उनको समझाना पड़ता था। पेशेंट्स वहाँ से शहर आना ही नहीं चाहते इलाज कराने के लिए, डरते हैं और बड़े हो जाते हैं, 40 साल 45 साल के, ओट कटे हैं, हाथ टेढ़े हैं, जल गए हैं, तो उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना बहुत मुश्किल काम था। तो फिर वहाँ की जो लोकल संस्थाएं थी उनको हम इन्वॉल्व करते थे और वो फिर उनको मोटिवेट करके लाते थे। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था जिसके कारण बहुत कैंप करने पड़े हैं मेरे को, और फिर हम काफ़ी उसमें एक समय में गवर्नमेंट की भी काफ़ी हेल्प मिली है जिसके सहयोग से हम काफ़ी ऑपरेशन उसमें कर पाए। डॉक्टर साहब, जो ये मॉमी मेकओवर जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। ये पूरा एक फुल पैकेज होता है क्या, कैसा होता है? देखिए मॉमी मेकओवर एक वर्ड है मदर का मेकओवर। जैसे पहले जो 30-40 साल पहले की जो लाइफ होती थी लड़कियों की, कि पढ़े, शादी हुई, उसके बाद घर गृहस्थी और खत्म। ठीक है ना, ये था। चाहे वो हीरो हीरोइंस हो, अगर वो शादी कर ली उसके बाद उनकी पिक्चरिंग नहीं चलनी है। उसके बाद जिंदगी जो है घर गृहस्थी बच्चे और इसमें हो जाती थी। अभी जो सोशल लाइफ चल रही है पिछले 10-15 साल से, 20 साल से, उसमें फीमेल का बहुत बड़ा रोल है, हर चीज में, हर फील्ड में है, और वो चाहती है कि अपनी फैमिली भी कंप्लीट करे। पहले जैसे नहीं है कि अब अगर कैरियर देख रही है तो फैमिली सफर कर रही है और फैमिली देख रही है तो कैरियर सफर कर रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, अगर शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो मदर को फिर से उनकी पुरानी प्री मैरिटल एज जो होती है उसके जैसा लुक कर दो। दैट इज मॉमी मेकओवर, मदर का मेकओवर। जैसे बाल झड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद में, या 10-12 साल में 2 बच्चे हो गए हैं, उनको संभाल रहे हैं, बालों में चेंजेस आ जाते हैं, फाइन रिंकल्स आ जाते हैं, आईब्रोज कई बार डाउन हो जाती हैं, पिगमेंटेशंस चेहरे में हो जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, ब्रेस्ट जो है लूज हो जाते हैं, टमी जो है, पेट है, वो उसमें फैट आ जाता है या हर्निया हो जाता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हम इसमें करते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन कॉस्मेटिक सर्जरी है ये अभी बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं कर पिछले 30 साल से रहा हूँ, पर लोग शेयर नहीं करते थे। अभी क्या है, लिव इन बहुत हो गए सोसाइटी में, लोग रहते हैं फिर शादी किसी और से करते हैं, री मैरिजेस बहुत हो रही हैं, डेथ के कारण या जो भी कारण से है, रेप केसेस बहुत हो गए हैं। तो इन सब केसेस में सेक्स ऑर्गन की कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। एक नॉर्मल एज के बाद भी सेक्स नॉर्मल रहे, नहीं तो लोगों की डाइवोर्स हो जाती है। तो ये अभी कॉमन है, लोग समझ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और करा रहे हैं, और ये एक्चुअल में बहुत यूजफुल भी है। तो ये जो है इसमें टोटल पैकेज होता है कि हेयर से लेकर के सेक्स ऑर्गन तक के। तो ये जो है इसको हम मम्मी मेकओवर। ये आपसे पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर सुनील कालराज जी जब काम के बाद शाम को घर पे बैठे हों और अपने 34 साल की इस जर्नी के बारे में सोचते हैं, आपका जो डेडिकेशन रहा है सोसाइटी को लेकर, सोसाइटी के लिए काम करने को लेकर, और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिकल फील्ड की तरफ, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड बाय पीपल? देखिए मैं बहुत सिंपल पर्सन हूँ, है ना, बहुत मेरे कोई ऐसे शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों की कैसे सेवा कर पाऊँ। मेरे को लगता है कि टाइम थोड़ा कम है और लोगों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं और आगे सेवा कर पाऊँ लोगों की। ऐसा लोग चाहें, देखें कि इन्होंने अपने काल में जितना हो सका है उतना लोगों के लिए किया, जितने लोगों के लिए हेल्प कर सका, जितने लोगों की क्वालिटी
लाइफ इम्प्रूव कर सका, किसी की लाइफ बचा सका, किसी के हाथ और पैर अगर कटे उनको जोड़ पा के उनकी लाइफ दे पाया, तो यही मेरे लिए एक बड़ी बात होगी। जी जी। जो यंग जो डॉक्टर्स हैं या जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस ब्रांच को लेना चाहते हैं या यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी, बर्न सर्जरी में करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, इन्वॉल्व होके काम करिए, अच्छा काम करिए, पेशेंट्स का फ़ायदा पहुंचाइए, और बहुत जल्दी, आजकल क्या है, यंग लोगों में बहुत जल्दी ओवरनाइट सक्सेस चाहिए। हाँ। तो वो कभी कभी दिक्कत करती है। तो इट इज़ क्या स्टेप वाइज प्रोसेस, उसके हिसाब से चलना चाहिए, तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। Thank you, sir. Thank you for your time. And it was really a very insightful episode. और हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, और साइंस बहुत एडवांस हो चुका है एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट बिफोर रैपिंग अप द कॉन्वर्सेशन, अगर आप हमारे दर्शकों को एक शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा आपके जो लिसनर्स हैं कि कोई भी काम करें, हर काम इम्पोर्टेंट है, उसमें इन्वॉल्व होके करें, और ये देखें कैसे ये आपको और बाकी लोगों को फायदा पहुंचाए, तभी वो काम जो है लंबे समय तक चलेगा, और तभी आपको उसमें मजा आएगा। मजा लेकर के काम करिए, काम को बोझ समझ के मत करिए, यही मेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।